नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं संजीव शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं टॉप बिहार चैनल पे। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस की एग्ज़ाम 25 फरवरी को होने वाली है और मैं लगभग 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं बिहार दरोगा मेंस की दृष्टिकोण को देखते हुए। और ये मिक्स क्वेश्चन है जिसमें साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सभी रहेंगे। तो आप लोग इस 50 क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देखिए। और ये पहला सेट है, ऐसे लगभग 1500 सेट आएंगे। लगभग 22-23 तारीख तक मैं कराऊंगा। लगभग 8, 850, 900 क्वेश्चन तक मैं लगभग करा दूंगा। और इस 850 या 900 क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा, इसी वजह से आपके एग्ज़ाम में लगभग 50% ज़रूर लड़ेंगे। इसके अलावा मैं बोला था कि 1000 क्वेश्चन साइंस का, 1000 क्वेश्चन पॉलिटी का, 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 1000 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कराऊंगा। तो उस क्वेश्चन में से भी आपको ज़रूर लड़ेगा। तो 50 क्वेश्चन तो इसी में से लड़ जाएगा। 50% लगभग 850 क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा, और उसके बाद 1000 जो स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा सभी विषयों का, तो उसमें से भी आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिना देरी किए, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 25 फरवरी नज़दीक आ रहा है और हम लोग को तैयारी जम के करना है, क्योंकि माँ बाप का नाम रोशन भी करना है, साथ ही अपना भी जीवन बनाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए है चाल, ऑप्शन बी चाल प्रवणता, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी विद्युत धारा। आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स चालू है। इसका ऑप्शन होगा आपका बी चाल प्रवणता। सदिश राशि का इसमें से चाल प्रवणता, क्योंकि जो चाल हो गया, तापमान हो गया और विद्युत धारा हो गया, सब ये अदिश राशि है। ठीक है, राशि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सदिश राशि, एक अदिश राशि। तो इसमें से सदिश राशि पूछा है, तो सदिश राशि का उदाहरण हो गया आपका चाल प्रवणता। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आंसर होगा इसका 2 का सी शैवाल। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन सा स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पाइए। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? काफ़ी हिट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, घुमा फिरा कर शब्द का थोड़ा हेर फेर कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका 3 का बी अग्राशय। ठीक है, अग्राशय होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? इसका आंसर होगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी थायमिन। ठीक है, थायमिन जो होता है वो डीएनए में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 5। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का लाल रंग लाल होता है? भी एक क्वेश्चन है, कह सकते हैं, और सब लोग को आता होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी, वो कैसी लिपि थी उसी के बारे में पूछ रहा है। कैसी लिखी जाती थी, सॉरी लिपि नहीं थी वो, जैसे भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की, तो लिपि नहीं पूछा, बल्कि उसकी जो लिखावट थी वो कैसी लिखी जाती थी वो ऐसे पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान पूर्वक देखकर आप लोग को टच करना पड़ेगा। एग्जाम हॉल में जाने पर याद हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ए दाईं से बाईं ओर। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? आपको मैं बता दूं कि बिहार दरोगा में जैन और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन जरूर एक आएगा। तो जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में एक बार जरूर पढ़ कर जाइएगा, और मैं भी करा दूंगा एग्जाम होने से पहले। लगभग 24 तारीख को जैन बौद्ध धर्म के बारे में और भी कुछ क्वेश्चन जो स्पेशल क्वेश्चन होगा, जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में लड़ेगा, वो करा दूंगा। तो आप लोग जाकर फाइट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, महाकश्यप। आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चेन्नई जो है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है बल्कि एक कृत्रिम बंदरगाह है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। अगर आप लोग लूसेंट बुक पढ़े होंगे तो लूसेंट बुक का जो गवर्नर जनरल का जो काल शुरू हो रहा है, तो उसमें से जो मेन वारेन हेस्टिंगस से शुरू हो रहा है, लगभग रॉबर्ट क्लाइव के बाद जो वारेन हेस्टिंगस आते हैं, उन्हीं के काल में ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, घेरे की नीति होती है, और सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक भी वारेन हेस्टिंगस को माना जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंगस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए आगे आइए, वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी, काफी हिट क्वेश्चन है। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल डेट लिखा हुआ है और एग्जाम हॉल में डेट ही पूछा जाता है। और मैं बता दूं कि इस बार पीटी में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो हो सकता है मेंस में न आए या आ भी जाए, तो इसकी संभावना 50-50% है, ठीक है। तो लेकिन डेट, अगर डेट सही था, डेट सही तो आया नहीं था, तो अगर डेट सही था आ जाए, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर सी होगा 1939, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ठीक है। 3 मई, याद कर लीजिएगा डेट, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, काफी हिट क्वेश्चन है और एग्जाम हॉल में आने की 100% संभावनाएं हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर देखिए। आइए आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। मछली उत्पादन यानी विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करना है। मिलान थोड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, मिलान करने में क्वेश्चन गलत भी हो जाती है। फिर से मैं बता दूं कि एग्जाम हॉल में अगर आप लोग बैठे हुए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उसको थोड़ा समय लेकर टॉर्च खींचिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होता है अगर हम लोग मिलान करते समय अगर हल्का रहा तो हम लोग तो उसको जल्द से ही मिलान कर लगा देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन होगा तो उसके लिए थोड़ा सोच विचार कर करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन थोड़ा फंसाने के लिए आयोग देती है कि बच्चे फंस जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 12 है, तो सूची 1 को सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। जो सूची 1 में है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाएगा, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, सभी जो ऑप्शन नंबर इधर ए बी सी डी में दिया हुआ है, इधर और 1 2 3 4 में दिया हुआ है, और देश है, यानी कि जो शीतोष्ण कटिबंध घास है वो किस किस देश में है, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं, कैंटरबरी, पूछताछ, बेल्ड, पंपास। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन होगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। यानी कि कैंटरबरी का देखा जाए तो न्यूजीलैंड में हो जाएगा, पूछताछ का देखा जाए तो आपका हंगरी में हो जाएगा, और बेल्ट का देखा जाए तो आपका दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा, और पंपास का अर्जेंटीना हो जाएगा। तो इसलिए 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। और ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। 1906 की घटना है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। और स्वराज शब्द का प्रयोग शायद वहां पर पहली बार भी किया गया था 1906 में ही। आइए अगला क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया। यानी जो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया, यानी जब भारत की बंटवारा हो रही थी तो उस समय पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान बनाया गया और अपने भारत के लिए एक अलग संविधान बनाया गया। तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 का आंसर होगा बी, 3 जून 1947, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन हिट है, थोड़ा लंबा दे दिया है मगर क्वेश्चन बिल्कुल लॉलीपॉप है। आइए हम इसको आंसर मारते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और ना ही वह संसद में बैठता है लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है, तो इसका आंसर होगा महान्यायवादी। ठीक है, आंसर इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। थोड़ा देख लेते हैं राष्ट्रपति या महान्यायवादी, देखते हैं थोड़ा, एक मिनट। यहाँ पर इसका तो आंसर बुक में दिया हुआ है महान्यायवादी, सॉरी राष्ट्रपति दिया हुआ है, महान्यायवादी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, राष्ट्रपति होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है। थोड़ा बोले नहीं है क्वेश्चन फंसा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए राष्ट्रपति के बारे में तो राज्यसभा लोकसभा का सदस्य तो नहीं होता है लेकिन वो संसद में बैठता है और वो संसद का अभिन्न अंग होता है। यानी कि अगर संसद का अभिन्न अंग यानी कि लोकसभा, यानी संसद में होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, वो संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा फंसाने वाला था लेकिन देखा गया तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ है। काफी हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइए लेकिन फिर भी मैं आंसर बता दूंगा आपको। व्यक्ति मताधिकार के आधार पर होगा। आंसर होगा आपका ए, व्यक्ति मताधिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है। काफी क्वेश्चन लाजवाब है और इसका आंसर आप लोगों को पता होगा क्योंकि जो भाग और अध्याय पढ़े हुए उनको पता होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा सी, भाग 11 और अध्याय 1। ठीक है, भाग 11 और अध्याय 1। जो भाग 11 है अनुच्छेद आपका 245 से 263 तक दिया हुआ है जिसमें राज्य मध्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यानी 18 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। काफ़ी हिट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% आने की संभावना है। पॉलिटी की एक क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसका आंसर होगा आपका 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान करने की जो न्यूनतम उम्र सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपका, देखिए नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। आप लोग क्या आंसर लगाइएगा, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। काफी हिट क्वेश्चन है, हरीश चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 20, आइए निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। देखिए यहीं पर मैंने पहले बताया था 1906 की घटना है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था और ये किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा सी, दयानंद सरस्वती के द्वारा स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। ये 1906 की घटना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रम गहन उद्योग वह है। श्रम गहन उद्योग वह है। ठीक है, आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 21 का सी, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मैं बता दूं ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको सेट में ही मिलता है और बुक में कभी अगर ना मिले तो ऐसे क्वेश्चन सेट में जरूर देख कर जाइए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा और आप लोग बुक पढ़ के गए होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ सेट भी लगा कर जाया जाता है। ठीक है, तो श्रम गहन उद्योग वह है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी।
निर्धानता का दुष्चक्र की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा आपका बी, रैगनर नक्स। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23, वेदत्रयी कहा जाता है। आइए, ये आपका लुसेंट का फर्स्ट नंबर चैप्टर है, जो उसमें वेदों के बारे में पढ़ाया गया है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसी में से पूछ रहा है कि वेदत्रयी कहा जाता है। तो एक अथर्ववेद को छोड़कर वेदत्रयी कहा जाता है। ऑप्शन आप लोग मिला लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, डैश यानी पहले खाली स्थान दिया हुआ है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? आपका 24 का आंसर होगा ए, फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है। आपका ऑप्शन होगा 24 का ए। आइए अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ये आप लोग अगर ज्योग्राफी लुसेंट का पढ़े होंगे, ये आपका लुसेंट बुक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसमें ज्योग्राफी में लगभग दिया हुआ है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो आपका आइए इसका आंसर होगा 25 का ए हो जाएगा। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जलवायु परिवर्तन क्या कारण है? जलवायु परिवर्तन क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ग्रीन हाउस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण जलवायु परिवर्तन का कारण है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है तो थोड़ा तेज में काम करना पड़ेगा। लंबा वीडियो देखकर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं, बहुत सारा बड़ा लंबा वीडियो है तो इसको हम करेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। तो इसलिए लंबा वीडियो ना हो, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? कूट दिया हुआ है 1 और 4, 1 और 2, 1 3 4, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा 1 और 2, यानी कि व्यक्तिगत कर और निगम कर वो प्रत्यक्ष कर है। आइए अगला क्वेश्चन है, ये पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? काफ़ी हिट क्वेश्चन है और आप लोग पढ़े होंगे पारिस्थितिकी के बारे में, तो वहाँ पर दिया होगा पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा बी, हैकेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपका डी, लकड़ी में होती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? ये आपका पिछले जो 68वीं 69वीं बीपीएससी हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे। बीपीएससी से बिहार दरोगा में पूछ सकता है, 100% चांस भी है। तो इसको आइए हम लोग आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा सी, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा आपका ए, थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 32, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ये आप लोगों को पता होगा, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा ए, हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मैं पहले ही बोला था कि सुमेलित वाला जो क्वेश्चन होता है उसको ध्यानपूर्वक लगाइएगा, क्योंकि जो सुमेलित वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम हॉल में जाने के बाद आदमी गलत लगा देता है। तो आइए फिर से इसका कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका 33 का डी, ऑप्शन नंबर। जो कुक्कुट पालन था वो भूरी क्रांति से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद खाद्य हो गया हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन हो गया श्वेत क्रांति से, उद्यान होगा सुनहरी क्रांति से। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 34, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य यानी जो घटते क्रम में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा आपका ए, केरल होगा, उसके बाद तमिलनाडु होगा, उसके बाद आंध्र प्रदेश होगा। घटते क्रम में पूछा है, 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा था सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य जो घटते क्रम में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसको याद कर लीजिए, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आपका घटते क्रम हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह भी सुमेलित करने वाला क्वेश्चन आ गया फिर से।
तिलैया परियोजना, पंचेत बांध, द्वान सागर परियोजना, रंजीत सागर बांध परियोजना, इस सबको आपको सम्मिलित करना है। और ऑप्शन नंबर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। 35 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा देश स्थल रूट यानी जो लैंड लॉक है, कौन सा देश स्थल रूट है? तो इसका 36 का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, प्रागवे। ठीक है, प्रागवे आंसर आपका होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 37, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी के धारा से बनी तंग घाटी है? काफी हिट क्वेश्चन है और इसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा। मैं जितना भी बता रहा हूँ एक बार क्या कीजिए, आप लोग कॉपी में जरूर लिखिए, कहीं आपके आने वाले जितनी भी आगामी परीक्षा होगी उसमें आपको फायदेमंद होगी। ठीक है, तो जरूर लिखिए। जैसे आप बिहार द्रोह मेंस की पेपर ही देने जा रहे हैं तो आप वीडियो को 4 में 5 में देख लीजिएगा, लिखने का समय नहीं मिल रहा है तो ठीक है, भगा भगा कर अगर भगा भगा कर देखते हैं तो 2.5 2.3 ऐसे कर वीडियो को फास्ट कर लीजिए और आप देख लीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 पे थे, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी के धारा से बनी तंग घाटी है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा आपका बी, कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो होगा। ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? तो कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो है। आइए क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? काफी हिट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा ऑप्शन डी, दिनेश गोस्वामी समिति। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, बल्कि LM सिंधु समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ठुंगन समिति, ये सब आपका पंचायती राज से संबंधित है। और देखा जाए दिनेश गोस्वामी समिति तो आपका ये हो जाएंगे, ये चुनावी प्रक्रिया से संबंधित होंगे। दिनेश गोस्वामी समिति चुनावी प्रक्रिया से संबंधित होंगे, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई है? लूसेंट का आपको पॉलिटी का फर्स्ट नंबर चैप्टर में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? काफी हिट क्वेश्चन है, इसमें से जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या की है आप लोग छांट लीजिए और क्या नहीं किया उसको बता दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रांतीय संविधान समिति। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 41, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? शायद आप लोग के नज़र से क्वेश्चन नहीं गया हो, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो इसको देखिए आंसर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 41 का आंसर होगा आपका ए, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1980 की घटना है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, 1980 की घटना है। क्वेश्चन नंबर 42, लॉ स्पेस सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? मैं बता दूं कि खेल से संबंधित जरूर 1-2 क्वेश्चन आता है, उसके बाद राजधानी से, मुद्रा से एक क्वेश्चन तो 2-3-4 जरूर आता है इसमें से। तो खेल से संबंधित कौन है? लॉ स्पेस सर्विस शब्द। क्वेश्चन नंबर आपका 42 का आंसर होगा, मैं देखता हूँ 42 का ए हो जाएगा आपका, लॉल टेनिस हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 43 का, पर्यावरण टायलर पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा आपका सी, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सारनाथ के धार्मिक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ए, मौर्य वंश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा ए, महास्थान। क्वेश्चन नंबर 47,
चोल एवं तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा आपका बी बाघ। चोल एवं तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था, तो बाघ था। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा आपका बी। अब क्वेश्चन नंबर 48, मात्र 3 और क्वेश्चन, 48, 49, 50। उसके बाद आज की सेट खत्म होगी और इस सेट को आप लोग एक बार और वीडियो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछ रहा है एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 सही, यानी बौद्ध, जैन, हिंदू। एलोरा की गुफाओं का संबंध तीनों धर्म से रहा है, बौद्ध, जैन, हिंदू। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 सही है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, यानी कि ये पूछ रहा है कि किस घटना के दौरान जोड़ा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था और कब हुआ था, और ये चंपारण के बारे में जो भी कुछ आप लोग जानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आइए क्वेश्चन नंबर 50 से, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया। लास्ट का क्वेश्चन तो काफ़ी हिट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 100% आने की संभावना है। और जो मैं बताया था कि गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन आ जाए, ये भी हिट क्वेश्चन है। तो 50 का आंसर होगा आपका डी, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम शासकों किस शासक ने आरंभ किया था, मोहम्मद गौरी ने किया था। आज का जो सेट था खत्म हो चुका है और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर लग रहा है कि इस वीडियो से हमारे जितने भी दोस्त होंगे, भाई होंगे, उनको फ़ायदा मिलेगा, तो एक बार ज़रूर उनके पास शेयर कीजिए। और ये काफ़ी हिट क्वेश्चन मैं 50 लेकर आया हूँ। इसमें मिक्स क्वेश्चन था, आप लोग भी देखें। और इसके बाद भी फिर 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, लगभग मैं बोला ही हूँ 8 साढ़े 8 क्वेश्चन कराऊँगा। तो ठीक है, फिर से मिलेंगे हम एक नए सेट के साथ। ठीक है, लगभग 50 क्वेश्चन उसमें भी होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।